योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, किरण बेदी, प्रोफेसर आनंद कुमार, न जाने कई बड़े लोग थे जिन्हें अरविंद केजरीवाल और उनकी चंडाल चौकड़ी ने अपने लालच के लिए ठिकाने लगा दिया। जब ये सारे लोग बारी बारी से आम आदमी पार्टी से निकाले जा रहे थे या फिर निकल जाने को मजबूर किए जा रहे थे, ये तभी तय हो गया था कि सत्ता, पैसा, रुतबा, रुआब हासिल करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। करीब 10 साल से भी कम वक्त में जितने घोटाले दिल्ली में हुए वो काफी हैं आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत का खुलासा करने के लिए। लेकिन घोटालों के इस मकड़जाल का एक सिरा जांच एजेंसीज के हाथ लगा तो फिर घोटालों की पूरी काली चादर ही उधड़ती चली गई और एक एक कर सब जेल के अंदर पहुंचने लगे। हालांकि साजिशें पूरी चालाकी से रची गईं, माल को कायदे से ठिकाने लगाया गया, अपने हिसाब से सारे सबूत मिटाए गए। इसलिए गिरफ्तार होने के बाद महीनों तक जब मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया जाता रहा, तब उनका बॉडी लैंग्वेज कहता था कि क्या बिगाड़ लोगे। चेहरे पर कुटिल मुस्कान होती थी, बच निकलने की तरकीबें आंखों में दिखती थीं। लेकिन अब जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो चेहरा मुरझाया, आंखें सूनी थीं। वजह, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया और ट्रायल पूरे हुए। कुछ दूसरा नहीं हो सकता। राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है और न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद से लेकर कई बार अपनी बीमार पत्नी का हवाला देकर अंतरिम जमानत उन्होंने मांगी। छोटी दिवाली के दिन राउस एवेन्यू कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने लेकर पहुंची थी। सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की। कोर्ट ने इस पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई की और कहा, ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है। इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 2007 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके। अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया। बिनोय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रही है। मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी है। दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाईकोर्ट के साथ साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। वे न्यायिक हिरासत में हैं और ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। राहुल गांधी दल बल सहित तेलंगाना में धमक चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वह भी खुद को जीत का दावेदार बता रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह ने इस बीच तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का वादा कर दिया, बड़ी हलचल मचा दी। और इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने एससी श्रेणी के तहत तेलंगाना के मडिगा समुदाय के लिए आरक्षण की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि मडिगा समुदाय को एससी श्रेणी के तहत आरक्षण में ऊर्ध्वाधर कोटा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम आरक्षण दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर के नाम से मशहूर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव असदुद्दीन ओवैसी के डर से हैदराबाद मुक्ति दिवस का जश्न नहीं मनाते। उन्होंने पूछा, क्या हमें हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाना चाहिए? हम हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को मुफ्त में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। अमित शाह के इस बड़े दांव से कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीआरएस में भी खलबली मच गई है। तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था है। जानकारों का कहना है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीत के लिए सबसे आगे न हो, लेकिन वो यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और उसे कुर्सी से दूर रख सकती है। कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। दरअसल 2018 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 6.98% था। लेकिन पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश के कारण एक साल बाद ही 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तेलंगाना में बढ़कर 19.65% हो गया।
वोट शेयर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी 2 से 3 महीने में ही हुई। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया और 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC चुनावों में 150 नगरपालिका डिविजन्स में 48 में जीत हासिल की। पहले करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार की अगुवाई में और अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में बीजेपी तेलंगाना में खुद को काफी समय से मजबूत करने में लगी है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद रेड्डी के लिए पार्टी को यहां बड़ी कामयाबी दिलाना इतना आसान नहीं है। बीजेपी ने सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। हर सीट पर प्रत्याशी होने से माना जा रहा है कि कई सीटों पर यहां BRS और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। वहां बीजेपी के वोट काटने से कांग्रेस प्रत्याशी फंस सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ भी इस तरह की संभावना से इनकार नहीं करते। तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता NV सुभाष कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम तेलंगाना में एक गंभीर प्रतियोगी नहीं हैं। पार्टी ने लगभग 45 ऐसी सीटें पहचान की जहां वो मजबूत है और उसका वोट शेयर 30 से 32% होने की उम्मीद है। अगर हम रेस में नहीं होते तो PM राज्य में इतनी जनसभा नहीं करते। पार्टी निश्चित रूप से तेलंगाना में सत्ता हासिल करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल बातें तो दिल्ली के विकास की करते हैं, लेकिन उनका हर कदम दिल्ली को विनाश के करीब ले जा रहा है। हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली के लिए किसी बड़ी पनौती से कम नहीं है। योजना दिल्ली को 3 राज्यों यूपी, हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने की बनी थी। केंद्र सरकार, जो इस परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उसने अपने हिस्से का भुगतान कर दिया। यूपी, हरियाणा और राजस्थान ने भी कर दिया। लेकिन रैपिड रेल परियोजना पर अरविंद केजरीवाल ऐसे कुंडली मारकर बैठ गए कि सारा काम ही ठप पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब तलब किया तो काफी दिन तक फंड की कमी का रोना केजरीवाल रोते रहे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा तब अरविंद केजरीवाल ने भुगतान करने का भरोसा दिया, लेकिन दिया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर अरविंद केजरीवाल की ऐसी तैसी कर दी। 1 हफ्ते में अगर भुगतान नहीं हुआ तो उसे जब्त करने का आदेश दे दिया। अदालत ने कहा है कि आपका 3 साल का विज्ञापन बजट 1100 करोड़ है, पर जरूरी काम के लिए पैसे नहीं है। दरअसल रैपिड रेल को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या फिर RRTS के तौर पर जाना जाता है। इसके जरिए दिल्ली को यूपी के मेरठ से जोड़ा गया है। प्रोजेक्ट के लिए दोनों राज्यों की सरकार को भुगतान करना है। अदालत ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपकी तरफ से भुगतान का आश्वासन दिया गया। हमने आगाह किया था कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो आपका विज्ञापन बजट जब्त किया जाएगा। हम अब इसे जब्त करने का आदेश दे रहे हैं। सिर्फ 1 हफ्ते तक यह आदेश स्थगित रहेगा। तब तक आपने कदम नहीं उठाए तो आदेश लागू हो जाएगा। ऐसे में अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर फंडिंग नहीं हुई तो दिल्ली सरकार को विज्ञापन बजट से हाथ धोना पड़ सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पूरे मामले में पहले भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रचार के लिए कितना खर्च किया। विज्ञापन बजट को जब्त करने की चेतावनी दी। दिल्ली सरकार 2 हफ्ते में बकाया धनराशि के भुगतान का भरोसा भी दे रही थी। आज जब जजेस को जानकारी मिली कि दिल्ली सरकार ने भुगतान नहीं किया तो उन्होंने सख्त आदेश पारित किया। दिल्ली सरकार से सख्त लहजे में कहा कि 3 साल का विज्ञापन बजट 1100 करोड़ है, जरूरी काम के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। हमने आगाह किया था, भुगतान नहीं हुआ तो भरपाई आपके विज्ञापन बजट से होगी। अब हम इसे RRTS को ट्रांसफर करने का आदेश दे रहे हैं। सिर्फ 1 हफ्ते तक ये आदेश स्थगित रहेगा। तब तक आपने कदम नहीं उठाए तो आदेश लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार दिल्ली को इसके आसपास के राज्यों और बड़े शहरों से जोड़ना चाहती है। अभी इन शहरों तक जाने के लिए रेल और सड़क मार्ग की व्यवस्था है, मगर सरकार चाहती है कि रैपिड रेल की व्यवस्था की जाए ताकि दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ने पर इन शहरों को फायदा हो सके। कुल मिलाकर 3 RRTS प्रोजेक्ट हैं। इसमें से पहला प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ, दूसरा दिल्ली अलवर और तीसरा दिल्ली पानीपत के बीच है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए दिल्ली को यूपी, राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाएगा। दिल्ली को आसपास के शहरों से जोड़ने के लिए रैपिड रेल परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के अलावा उन राज्यों को भी योगदान देना है जहां से ये ट्रेन गुजरेगी। केंद्र, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकार ने तो प्रोजेक्ट के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार फंड की कमी का बहाना बनाकर भुगतान से बच रही है। The report, News of India.
दिल्ली के लोग केजरीवाल की सरकार से इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब वे उसे पानी पी पी कर कोस रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, इसके लिए केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना ने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया है कि जब पानी ही नहीं होगा तो लोग पिएंगे क्या और फिर उसे पीकर कोसेंगे क्या। जहरीली हवा का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ कि आतिशी मरलेना ने ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह डाला कि नालियां बजबजाएंगी, सीवर पानी पानी हो जाएगा, सड़कें पानी पानी हो जाएंगी, महामारी फैलने की आशंका है। और इसके लिए जो वजह उन्होंने बताई वो काफी चौंकाने वाली है। आतिशी ने कहा कि वित्त सचिव ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक लिया है, वो फंड ही जारी नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली में अब जल संकट आना तय है। आतिशी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के कहने पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त से जल बोर्ड के सारे फंड्स बंद कर दिए हैं। वित्त मंत्री के लिखित आदेश के बाद भी फंड्स को जारी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे मामले में आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने को कहा है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि दिल्ली में पानी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के कहने पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त से जल बोर्ड के सारे फंड्स बंद कर दिए हैं। जल बोर्ड के पास सैलरी देने के लिए, रूटीन कामों के लिए भी पैसा नहीं है। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से तुरंत हस्तक्षेप किए जाने की अपील करते हुए कहा कि सभी ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया है। आने वाले दिनों में कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत, गंदा पानी और सीवर ओवरफ्लो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में महामारी का खतरा बढ़ सकता है। यह समस्या इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीतियों की वजह से जल बोर्ड पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। घोटालों से जर्जर जल बोर्ड की पाइपलाइन, जिसमें मशीनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, यह समस्या आज की नहीं है, महीनों पुरानी है। रही बात फंड्स की, तो जल बोर्ड को आवंटित बजट से ज्यादा फंड चाहिए। जाहिर है ज्यादा फंड आसानी से तो दिया नहीं जा सकता। वजह यह है कि फंड जारी करने को लेकर वित्त विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के बीच कुछ माह पहले से खींचतान चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड आवंटित बजट से 1800 करोड़ रुपए अधिक मांग रहा है, जिसे जारी करने से वित्त विभाग ने इनकार कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति भी गर्मा सकती है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां दिल्ली सरकार को निशाने पर ले सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लगता है ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल के हश्र से कोई सबक नहीं सीखा। दिल्ली में केजरीवाल ने जज से लेकर मीडिया हाउसेस और विपक्षी नेताओं से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक की जासूसी करवाई और बुरी तरह से फंस गए। लेकिन ममता बनर्जी ने तो सीधा राज्यपाल की जासूसी शुरू करवा दी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस मामले को लेकर पहले भी गृह मंत्रालय को लिखा था। राजभवन से उन्होंने बंगाल पुलिस के लोगों की ड्यूटी बदलवा दी थी, लेकिन उनकी जासूसी बंद नहीं हुई। सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि तृणमूल सरकार राजभवन की जासूसी करवा रही है और ममता बनर्जी की सरकार से टकराव में एक कदम और आगे बढ़ते हुए गवर्नर ने दावा किया कि उनके पास कोलकाता स्थित गवर्नर हाउस में जासूसी के संबंध में विश्वसनीय जानकारी है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। पिछले राज्यपाल की तर्ज पर ही सीवी आनंद बोस के भी ममता बनर्जी सरकार के साथ खटास भरे संबंध रहे। सीवी आनंद बोस ने कहा कि ये एक तथ्य है, मेरे पास इस संबंध में विश्वसनीय जानकारी है। संबंधित विभाग के समक्ष ये मुद्दा उठाया गया है, मैं उनके जवाब का इंतजार करूंगा। महीने की शुरुआत में बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम वाली नई पट्टिकाओं की स्थापना पर विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने राजभवन के उत्तरी द्वार का नाम भी बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रख दिया था और ऐसा तब हुआ जब परिसर के अंदर टैगोर के नाम के बिना कुछ पट्टिकाएं लगाई गईं, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीते दिनों राज्य में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कुछ दिन पहले कहा था, बंगाल की राजनीति में हिंसा की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, हम निश्चित रूप से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और राजभवन भी अपना कर्तव्य निभाएगा। हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक उपाय भी होने चाहिए। हिंसा बंगाल की राजनीति को प्रभावित कर रही है। हिंसा की ये संस्कृति बंद होनी चाहिए। पहले पश्चिम बंगाल की सरकार में विधानसभा के स्पीकर बीमान बनर्जी ने राज्यपाल की ओर से विधेयकों को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाया था। उन्होंने 7 नवंबर को कहा था कि 2011 से कुल 22 बिल राजभवन में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। 3 बिल 2011 से 2016 तक
4 2016 से 2021 तक और 15 बिल 2021 से अब तक अनसुलझे हैं। इनमें से 6 बिल वर्तमान में सीबी आनंद बोस के अधीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।